प्रिय छात्र और छात्राओं, बीए थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम बीए थर्ड ईयर के प्रथम पेपर को या प्रथम प्रश्न पत्र जो आधुनिक साहित्य से संबंधित है उसकी कक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, थोड़ा सा आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का परिचय भी दिया था और हिंदी में आधुनिकता के प्रवेश पर भी मैंने आपसे चर्चा की थी। भारतेंदु हरीशचंद्र पर भी हम बात करते आ गए थे और उसके पश्चात मैंने थोड़ा सा आपको रोमांटिसिज्म, जिसे हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, उसका परिचय देते हुए हम हरिऔंध के काव्य तक हम बात कर चुके थे। अब इसके पश्चात हम अपने हिंदी साहित्य के ये जो पेपर है इसके टेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े तो द्विवेदी युग जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके इस टेक्स्ट का भी। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली हिंदी की कविता की आरंभिक भूमिका के रूप में आज जो आप खड़ी बोली हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं, गुनते हैं, बुनते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको जो नींव का जो काम कर रहा था वो द्विवेदी युग का साहित्य, द्विवेदी युग की कविता जो काम कर रही थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। और द्विवेदी युग वैसे भी आपके कोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो थोड़े से द्विवेदी युग पर हम बात करें। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के विषय में बताया था। उनके जो किताब है, उनका जो प्रिय प्रवास से कुछ प्रसंग हमारे इस टेक्स्ट में जुड़े हुए हैं, उनका भी आपको थोड़ा सा परिचय कराया था। आज मैं थोड़ा सा द्विवेदी युग की बात करना चाहती हूँ। जैसे द्विवेदी युग के बारे में मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, खड़ी बोली हिंदी की कविता का आरंभिक दौर ही द्विवेदी युग माना जा सकता है। इससे पहले आप देखिए भारतेंदु युग की मैं बात करती आई थी, इससे पहले रीतिकाल की बात करती आई थी। भारतेंदु युग का जो काल था वो ज़्यादातर जो समय था वो गद्य का, उसमें ज़्यादा विधाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नाटक। कविता में अगर हम आते हैं तो द्विवेदी युग के सामने जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो कि केवल रीतिकाल का जो विरोध द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और रीतिकालीन प्रवृत्तियों, रीतिकालीन मानसिकता का विरोध इनके यहाँ पर विशेष तौर पे दिखाई देता है। और इस युग की जो कविता है पूरी तरह से हिंदी, यहाँ की जो हिंदी कविता है वो रीतिकालीन संस्कारों से मुक्ति पाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। और द्विवेदी युग के जैसे रचनाकारों को अगर हम देखेंगे, द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध तो आपकी किताब में है ही, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे इत्यादि बहुत सारे अनेक और भी ऐसे कवि थे जो खड़ी बोली के काव्य को उस समय काव्य की उपयुक्त भाषा बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और द्विवेदी युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है कि विषयों की विविधता इनके यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। हर एक विषय पर कविताएं लिखी गई, जैसा कि द्विवेदी युग जिनके नाम पर ही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका तो कहना था कि चींटी से हाथी पर्यंत किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है, लेकिन रीतिकालीन व्यक्तिक उच्छ्वासों के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं दिखता है। अब इस युग की अगर हम कविता पर जाएं और थोड़ा सा हम इसकी बेस की बात कर लें, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आया ही है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का इस युग की चेतना को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस सदी के आरंभ में ही आप देखिए कि भारतवर्ष के हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। हर क्षेत्र में एक अलग किस्म की एक ऊर्जा दिखाई देती है। भारतीय मानस की चेतना में काफ़ी आपको बदलाव दिखाई देता है। एक नया स्तर, नई चेतना, नई दृष्टि आपको दिखाई देगी। भारतेंदु युग में जैसे आपने देखा कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो लहर आपको दिखाई देती है, द्विवेदी युग तक आते आते एक बहुत बड़े रूप में आपको सामने दिखाई देगी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग का देखा जाए तो केंद्र बिंदु हैं और उनका जो मूल काम करने का जो एक हथियार, सशक्त एक औजार, एक माध्यम जो बनती है वो उनकी सरस्वती पत्रिका बनती है। आपको पता होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के तीसरे संपादक थे, लेकिन सरस्वती ने जिन ऊंचाइयों को उनके संपादक काल में छुआ वो बिल्कुल अतुल्य है, अतुलनीय चीज़ें हैं वो। और दूसरा, हिंदी कविता को भी एक नई दिशा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है।
क्योंकि मैंने बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने न केवल साहित्य रचना की बल्कि इस युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का काम वो लगातार करते रहे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का मंच सभी साहित्यकारों को दिया और खड़ी बोली का भाषा संस्कार, अगर माना जाए तो खड़ी बोली का जो भाषा संस्कार, जिस पर बाद में निराला भी कविता लिखते हैं, आपको प्रसाद भी अपनी सशक्त कविता के साथ सामने आएंगे, महादेवी जी भी आएंगे, सुमित्रा नंदन पंत भी आएंगे, लेकिन भाषा के संस्कार का जो कार्य है वो जो मुख्य रूप से कार्य किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया और अपना वर्चस्व भी कायम ही किया। और साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि उनके यहाँ पर थी। वो अपने समय के सब रचना धर्मियों का नेतृत्व भी उस समय किया करते थे, उनका जो व्यक्तित्व था। और अगर इस युग की कविता के अगर आप कंटेंट्स पे जाएंगे, विशेषताओं पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। राष्ट्र प्रेम भी दिखाई देगा, राष्ट्र उत्थान भी दिखाई देगा, और मानवता के प्रति एक अलग दृष्टिकोण यहाँ दिखाई देगा। आदर्शवादिता की कविताएं हैं, नीतिशीलता यहाँ दिखाई देगी, समाज सुधार की बातें। अब आपको पता होना चाहिए कि समाज सुधार उस ज़माने में पहली कविता, अछूत पर पहली कविता सरस्वती में छपी। और दूसरा कि उस समय विधवा विवाह को लेकर, विधवाओं को लेकर सबसे ज़्यादा कविताएं उस समय छपी। कहीं ना कहीं एक समाज सुधार की भावना, मतलब एक उत्प्रेरणा का कार्य कर रही थी। और आत्मगौरव की बात वहाँ दिखाई देती है। सामाजिक, नए नए किस्म के सामाजिक भाव। आप ये देखिए कि इन सारी चीज़ों में व्यक्तिकता को बहुत कम इन्होंने प्रश्रय दिया है, और वो व्यक्तिकता का इसीलिए उद्दाम विस्फोट आपको दिखाई देगा छायावाद में, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिकता को बिल्कुल भी प्रधानता नहीं दी जा रही थी। इनके यहाँ पर समाज सुधार की चेतना बहुत तीव्र दिखाई देती है। अब तीव्रता का तो आलम यह है कि जब आप प्रिय प्रवास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हरिओंन जिस विरहनी राधिका का वर्णन करते हैं वो भी समाज सेविका के रूप में दिखाई देती है। अब आप साकेत को देखेंगे, साकेत की तो रचना ही महात्मा गांधी के कहने पर हुई है। महात्मा गांधी की बड़ी इच्छा थी कि जो रामचरितमानस के ऐसे पात्र, ऐसे व्यक्तित्व जिनके ऊपर कुछ नहीं रचा गया हो, नहीं लिखा गया हो, ऐसे लोगों पर या ऐसे व्यक्तित्व पर ही कुछ काव्य लिखा जाए। और इनके यहाँ पर, गुप्त जी के यहाँ पर भी जो नायिका है वो सीता गांधीवादी विचारों को दिखाई देती है। इस युग के काव्य के क्षेत्र में बहुत सारा, एक तो विषय आपको दिखाई देंगे, विषय का तो वैविध्य है, ये बहुत सारे विषय हैं। और दूसरा, भावों का विस्तार बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रकृति की कविताएं बहुत ज़्यादा हैं, प्रकृति को का, लेकिन आलंबन और उद्दीपन वो वाली चीज़ें नहीं है जो आप छायावाद में आगे देखेंगे। इस युग की कविता का जो मूल स्वर है वो बेसिकली देखा जाए तो आदर्शवाद है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण यह आदर्शवाद आपको दिखाई देता है। इस काल में भारत भारती जैसी काव्य रचा गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत भारती को उस समय बड़े कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया था, और राष्ट्र कवि का जो सम्मान है वो भारत भारती की वजह से ही मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। अब वहाँ पर भारत भारती भी दिखाई देगी, प्रिय प्रवास भी उसी समय का है, साकेत जैसे महाकाव्य ये सब इसी युग की देन है। इस युग के कवियों ने परंपरागत छंद विधान को अपनाया और नए किस्म के गीति काव्य इनके यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस युग में देखा जाए तो खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो द्विवेदी युग का है, और उन्होंने जो वितान तैयार किया, उन्होंने जो नींव तैयार की, उसी नींव पर आगे छायावाद आपका आकर खड़ा होता है। अब मैं इस श्रृंखला के जो आप द्विवेदी युग जो पढ़ रहे हैं, इसके दो महत्वपूर्ण कवि हैं आपके टेक्स्ट में, आपकी जो किताबें हैं उसमें दो महत्वपूर्ण कवि हैं। एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है, जिनका मैंने आपको पिछली क्लास में प्रिय प्रवास का परिचय दिया था, और दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिनको मतलब राष्ट्रकवि के सम्मान से नवाजा गया, उनकी जो भारत भारती है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हम लोगों के टेक्स्ट में भी भारत भारती से ही कुछ एक अंश लिए गए हैं, और कुछ एक साकेत से कुछ हिस्से इसके साकेत से लिए गए हैं। साकेत आपको पता होना चाहिए, चलिए हम आगे इनका परिचय देंगे आपको साकेत का। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी के पहले राष्ट्रकवि हैं।
उनकी जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं लिखा करते थे, 1906 के आसपास से ही सरस्वती में छप रही थी। गुप्त जी की कविताओं में आपको राष्ट्रीय भावना का एक उद्दाम आवेग दिखाई देता है। राष्ट्रीय भावना की जो अभिव्यक्ति है वो एकदम चरम पर दिखाई देती है। और उनकी मुख्य जो कृति भारत भारती है, जिसकी वजह से उनकी पहचान है। भारत भारती को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। उसमें देश का जो अतीत और वर्तमान का चित्र एक साथ दिखाई देता है और भविष्य की सुखद कामना की गई है। गुप्त जी की कविताओं में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। उस ज़माने में भारत भारत की जो लोकप्रियता का आलम ये था कि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों को, सभी शिक्षित लोगों को ये इनकी जो भारत भारती की पंक्तियाँ कंठस्थ रहा करती थी। अब गुप्त जी के हम देखेंगे, हमारे पास हमारे टेक्स्ट में साकेत भी है, तो इनके यहाँ पर गुप्त जी के यहाँ पर बहुत ही मतलब ये व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। अपने युग के भावबोध को उन्होंने समग्रता के साथ ग्रहण करके चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्य में वे वैष्णव उदारता के भी प्रतिनिधि थे और उनके यहाँ संकीर्णता बहुत कम दिखाई देती है। ना तो उनके व्यक्तित्व में कहीं दिखाई देगी, ना ही कृतित्व में दिखाई देती है। इनकी कविताओं का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक दिखाई देता है। भारत के प्राय सभी धार्मिक मतों, जितने भी धार्मिक विश्वास हैं, का समाहार इनकी कविता में दिखाई देता है। अब गुप्त जी के प्रबंध, क्योंकि प्रबंध काव्य का ही अंश हमारे टेक्स्ट में लगा हुआ है, गुप्त जी का जो प्रबंध काव्य है अधिकांशतः पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक पर ही आधारित है। लेकिन इनकी जो संवेदना है वो पौराणिक नहीं है, ना ही वो ऐतिहासिक है। उनकी जो मूल संवेदना है वो बहुत आधुनिक थी। इसमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया था। इनमें विकसित चेतना के आलोक में धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी हमारे ऐतिहासिक पुरुष थे उनकी प्रासंगिकता को परखने का कार्य भी इनके यहाँ पर दिखाई देता है। और मज़े की बात यह है इसमें, जो आपको अच्छा लगेगा कि कहीं भी किसी भी एंगल से आधुनिकता है, लेकिन धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना और कथा के भावपक्ष में एक नयापन डाल के इनकी कविता में दिखाई देता है। इनकी कृतियों में आधुनिक युग की लोकोन्मुखता दिखाई देती है, मानवीय करुणा दिखाई देती है। इनके काव्य पर गांधीवाद का प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देता है। वे अतीत के प्रेमी तो हैं, लेकिन वर्तमान की विषमता को अवश्य देखते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके यहाँ जो दिखाई देती है, वे नए विचारों को स्वागत करने से, नए विचारों को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। वे लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं, या ज़्यादातर इनको मानवतावादी रचनाकार कहा गया है। इन्होंने मतलब आप ये देखिए कि राम को भी मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वो लिखते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं भी निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तो बड़ा आधुनिकता और बिना किसी धार्मिक किसी के व्यवहार को ठेस पहुँचाए बिना इन्होंने आधुनिकता इनके धार्मिक और ऐतिहासिक काव्यों में दिखाई देती है। आज के लिए आपका इतना ही परिचय काफ़ी है, और अगली कक्षा में आपको मैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा और परिचय दूंगी। और मैं चाहूँगी कि आपका टेक्स्ट का कुछ पार्ट इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं में आपका जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो टेक्स्ट आपका 40%, 40% ये के जो परसेंट होता है वो टेक्स्ट ही आता है। तो हम इसमें थोड़ा सा व्याख्या जरूर करेंगे अगली कक्षा में। तो थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते चलेंगे ताकि अगली कक्षाओं में आपको सुविधा हो, परीक्षा के वक्त में आपको समस्या नहीं आए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे।